कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। बिल्कुल। नौकरी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लोग अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और बस एक फीलिंग आती है कि किस्मत ही खराब है। आज हम इसी सोच को एक कहानी की मदद से पलटने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे हाथ एक सोर्स लगा है, नाम है रवि का आध्यात्मिक रेडियो। हाँ। कहानी बहुत सीधी साधी है, पर इसके पीछे जो सिद्धांत हैं वो कमाल के हैं। तो आज हम इसकी गहराई में जाकर इसे समझेंगे। हाँ, ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक की तरह है। ये कंपन और आकर्षण के नियम जैसी बड़ी बड़ी बातों को एक रेडियो की एनालॉजी से समझाती है। बिल्कुल। लेकिन असली मजा तब है जब हम इस मेटाफर के पार जाकर देखें कि ये हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार पर असल में कैसे काम करता है। हाँ, तो चलिए कहानी के किरदार रवि से ही शुरू करते हैं, जो अपनी जिंदगी से कह सकते हैं कि पूरी तरह तंग आ चुका है। हाँ, और रवि की परेशानियां भी बहुत कॉमन है। जानी पहचानी सी। उसे लगता है कि ऑफिस में तरक्की नहीं मिलती, लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और पैसों की कमी तो हमेशा ही रहती है। बिल्कुल। वो मान चुका है कि उसकी किस्मत में ही कोई खोट है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उसके ज्ञानी दादाजी की। अच्छा। रवि की शिकायतें सुनकर वो उसे कोई सलाह या सांत्वना नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही अजीब बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बेटा, प्रॉब्लम तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे रेडियो में है। रेडियो में? रवि तो चौंक गया होगा, उसके पास तो कोई रेडियो है ही नहीं। एग्जैक्टली। तब दादाजी उस आध्यात्मिक रेडियो का राज खोलते हैं जो हम सबके अंदर है। हमारा मन। हाँ, हमारा मन। और यहीं से कहानी का पहला सिद्धांत सामने आता है, कंपन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कहानी कहती है कि हमारा मन 24 घंटे एक सिग्नल, एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। पर यहां मेरा एक सवाल है। पूछिए। ये फ्रीक्वेंसी या कंपन, क्या ये कोई कोई काल्पनिक रहस्यमयी ऊर्जा है, या इसका कोई ठोस असल मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल है। कहानी में इसे फ्रीक्वेंसी कहा गया है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। अच्छा। सोचिए, जब कोई इंसान लगातार निराश है या गुस्से में है, डरा हुआ है, तो क्या होता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाती है, आवाज का टोन बदल जाता है, चेहरे के हाव भाव, वो आई कांटेक्ट करने से भी बचता है। ओके। यह एक असल सिग्नल है, एक पढ़ने लायक सिग्नल जो वो अपने आसपास के लोगों को भेज रहा है। कहानी में इसे नकारात्मक फ्रीक्वेंसी कहा गया है। अच्छा, तो रवि के मामले में जब वो सोच रहा था कि मैं किसी लायक नहीं हूं या मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, हाँ, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो अनजाने में अपने पूरे बर्ताव से, अपनी पूरी मौजूदगी से यही सिग्नल दे रहा था। बिल्कुल। उसके विचार जैसे मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या मैं हमेशा गरीब रहूंगा, ये सिर्फ उसके दिमाग में नहीं थे। तो कहाँ थे? वो उसकी ऊर्जा में, उसके आत्मविश्वास के लेवल में और उसके बात करने के तरीके में, सब में झलक रहे थे। ये एक बहुत ही पावरफुल लो लेवल का कंपन था जो लगातार उससे बाहर जा रहा था। ये बात सोचने वाली है कि हम अनजाने में ही एक सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अगर इस सिग्नल सिर्फ जा रहा है और कुछ कर नहीं रहा तो इसका क्या फायदा? हाँ, मुझे लगता है यहीं पर पहेली का दूसरा हिस्सा जुड़ता है कि सिग्नल बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कैसे करता है। शायद यही आकर्षण का नियम है। सही पकड़ा। जिसके बारे में बहुत सुना है, पर मुझे हमेशा थोड़ा शक रहता है इस पर। हाँ, यहीं पर आकर्षण का नियम आता है और कहानी का जो रेडियो वाला रूपक है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कैसे? कि आपका आंतरिक रेडियो वो सिर्फ उन्हीं बाहरी स्टेशनों को पकड़ सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मेल खाती है। अगर मैंने 93.5 FM लगाया है तो मैं 101.1 FM का गाना नहीं सुन सकता? बिल्कुल। रवि का रेडियो कमी और निराशा के मान लीजिए 93.5 FM पर सेट था, तो उसे बाहरी दुनिया से भी, नौकरी में असफलता, पैसों की तंगी, वैसे ही स्टेशन मिल रहे थे। यहीं पर मुझे लगता है कि हमें और गहराई में जाना चाहिए। क्या सच में उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से दुनिया बदल गई, या ऐसा हुआ कि जब उसका नजरिया बदला तो उसे वो अवसर दिखने लगे जो पहले से ही वहां थे, पर वो उन्हें देख नहीं पा रहा था? ये तो मुझे मनोविज्ञान की एक चीज, वो कंफर्मेशन बायस कहते हैं ना, जैसे वैसा कुछ लग रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आकर्षण का नियम सुनने में जादुई लगता है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो कंफर्मेशन बायस और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ही है। आत्मसातक भविष्यवाणी। हाँ, जब रवि ये मानकर ऑफिस जाता था कि कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करेगा, तो उसका दिमाग क्या करता था? वो सबूत ढूंढेगा। पर ध्यान नहीं देता था।
जिन्होंने उसे हाय बोला, बल्कि उस एक इंसान पर फोकस करता था जिसने उसे नजरअंदाज किया। और इससे उसका विश्वास और पक्का हो जाता था कि हाँ, दुनिया मेरे खिलाफ है। बिल्कुल। तो अफसर शायद तब भी थे, पर उसका रिसीवर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो असल में अपनी ही बनाई हुई एक नेगेटिव हकीकत को बार बार साबित कर रहा था। एकदम सही। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये करने की भी बात है। अगर कोई ये मानकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि ये तो फेल ही होगा, तो क्या वो अपना 100% देगा? कभी नहीं। और जब वो वाकई फेल हो जाएगा तो वो कहेगा, देखा, मुझे तो पहले से ही पता था। ये एक चक्र है, आपका विश्वास आपके व्यवहार को और आपका व्यवहार उस विश्वास को सच साबित कर देता है। रवि इसी चक्र में फंसा हुआ था। तो जब दादाजी ने उसे ये समझाया तो रवि को अपनी जिंदगी का कंट्रोल पहली बार अपने हाथ में महसूस हुआ होगा। हाँ। उसने फैसला किया कि वो अपने रेडियो का स्टेशन बदलेगा। कहानी बताती है कि उसने 2 कदम उठाए, पहला पहचानना और दूसरा बदलना। हाँ, और पहला कदम पहचानना सबसे मुश्किल है। हम अपने विचारों के इतने आदी हो जाते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं देते। सही बात है। रवि ने पहली बार रुककर अपने मन के रेडियो को सुना और ये माना कि हाँ, वो 24 घंटे कमी और असफलता के ही गाने बजा रहा है। और ये स्वीकार करना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा था। बिल्कुल। और फिर उसने स्टेशन बदलने का फैसला किया। उसने कृतज्ञता और प्रचुरता का एक नया स्टेशन चुना। मान लीजिए 101.1 FM। हाँ। और ये सिर्फ एक दिन अच्छा सोचने जैसा नहीं था, उसने ऐसे अपनी आदत बनाया। बिल्कुल। उसने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए, जैसे हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के लिए आभार जताना जो उसके पास पहले से थीं। जैसे सिर पर छत, खाने को भोजन, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ, इससे उसका फोकस जो नहीं है से हटकर जो है उस पर आ गया। और इसके अलावा उसने सकारात्मक बातें कहना शुरू किया, एफर्मेशंस। जैसे मेरे पास अवसर हैं और मैं मूल्यवान हूं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अमल में लाना उतना ही मुश्किल होगा। अपनी दशकों पुरानी सोच की धुन को बदलना, वो सिर्फ एक नॉब घुमाने जितना आसान तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सच कहूं तो मेरा आंतरिक रेडियो सुबह ट्रैफिक में फंसने पर तो बिल्कुल ही खराब गाने बजाता है। उस वक्त कृतज्ञता का स्टेशन लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी या जहरीली सकारात्मकता का खतरा नहीं है? मतलब हम असल समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अच्छा सोचो सब ठीक हो जाएगा का ढोंग करने लगे। ये एक बहुत ही जरूरी और अहम मुद्दा है। और ये इस कहानी की एक सीमा भी है, अगर उसे बहुत सतही तौर पर लिया जाए। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है अपनी असली नेगेटिव भावनाओं को दबाना और ये दिखावा करना कि सब कुछ ठीक है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। तो रवि ने जो किया वो अलग कैसे था? मूर्खता है। हाँ। एक स्वस्थ मानसिकता कहती है, हाँ, नौकरी में एक प्रॉब्लम है, ये एक चुनौती है, मैं निराश महसूस कर रही हूं और ये ठीक है। अब इस निराशा को अपनी पहचान बनाने के बजाय मैं अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाती हूँ कि मैं इसे हल करने के लिए क्या कर सकती हूँ। अच्छा। मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं किससे मदद ले सकती हूँ। मतलब आप समस्या को स्वीकार करते हो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो, लेकिन अपनी शक्ति और फोकस समाधान पर रखते हैं। तो रवि ने जो किया वो भावनाओं को दबाना नहीं था, बल्कि अपने फोकस को जानबूझकर बदलना था। उसने आभार और एफर्मेशंस का इस्तेमाल अपनी एनर्जी का लेवल उठाने के लिए किया, ताकि वो समस्याओं से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में हो। बिल्कुल। हाँ, इन आदतों ने उसके आध्यात्मिक रेडियो की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे ऊपर उठाया और जब उसकी आंतरिक दुनिया बदली तो बाहरी दुनिया ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। आकर्षण का नियम अब एक नई उच्च फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगा। हाँ, उसे अब प्रचुरता और अवसर वाले स्टेशन मिलने लगे। और कहानी में इसके ठोस परिणाम भी दिखते हैं। उसे ऑफिस में एक सहकर्मी से एक बेहतर प्रोजेक्ट का मौका मिलता है। वही सहकर्मी जो पहले उसे नजरअंदाज करता था। हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। सोचिए, जब रवि ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा ऊर्जावान होकर ऑफिस आने लगा, तो लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। उसका बदला हुआ व्यवहार दूसरों को उसकी ओर खींच रहा था। बिल्कुल। उसका आत्मविश्वास उसके काम में भी झलका, जिसे उसके बॉस ने नोटिस किया और उसे वो प्रमोशन मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था। दुनिया नहीं बदली थी। नहीं, रवि का दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल गया था। तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार ये हुआ कि कहानी का आध्यात्मिक रेडियो एक शक्तिशाली रूपक है, पर इसका असली जादू हमारे मनोविज्ञान में छिपा है। हाँ, कंपन का नियम हमारे व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नलों के बारे में है,
और आकर्षण का नियम इस बारे में है कि हमारा बदला हुआ नजरिया हमें उन अवसरों को देखने और पकड़ने में कैसे मदद करता है जो शायद हमेशा से वहां थे। आपने इसे पूरी तरह से समेट दिया। रवि ने बाहरी परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दिया और अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को, यानी अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने विश्वासों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। और जब उसने ऐसा किया तो बाहरी दुनिया अपने आप उसके अनुकूल होने लगी। हम अपने जीवन में जो संगीत सुनते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने मन के रेडियो पर कौन सा स्टेशन लगा रखा है। ये चर्चा इस कहानी को एक बहुत ही गहरे स्तर पर ले जाती है और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प विचार भी छोड़ जाती है। हाँ, कहानी में रवि ने अपनी जरूरत के हिसाब से कृतज्ञता और प्रचुरता का स्टेशन चुना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर आज कोई सीखने और विकास, मतलब लर्निंग एंड ग्रोथ का स्टेशन लगाना चाहे तो उसकी धुन कैसी होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं आगे की बात होगी। बिल्कुल। उस व्यक्ति को अपने रेडियो पर लगातार किस तरह के विचार, भावनाएं और कार्य प्रसारित करने होंगे? शायद उसे हर चुनौती को एक खतरा नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर मानना होगा। हाँ, उसे गलतियों से डरने की बजाय उन्हें डेटा समझना होगा, जिससे उसे पता चले कि अगली बार क्या बेहतर करना है। उसकी धुन जिज्ञासा, साहस और निरंतर सुधार की होगी। बिल्कुल। उसका कॉन्फर्मेशन बायस ऐसी चीजों को ढूंढ रहा होगा जो उसे बेहतर बनने में मदद करें, ना कि ऐसी चीजों को जो उसे ये बताएं कि वो काफी नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम आज इस पल जानबूझकर अपने रेडियो पर कौन सा स्टेशन चुनना चाहते हैं।